सर आप म्यूट पे हो। तो कल हमने किया कि भाई अगर इनफाइनाइट शीट का आंसर देखा जाए, पिछले साल ही बोर्ड में क्वेश्चन आया था इनफाइनाइट शीट के, कुछ मतलब सिंपल सा। शीट का आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ शीट से अवे आएगा। मान लो यहां पे आपको लिखना, तो आप कहीं पे भी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, आप आर डिस्टेंस पे लिखो, 2r पे लिखो, 5 सेंटीमीटर पे लिखो, 10 सेंटीमीटर पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, ई का जो आंसर आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी ई का जो हमारा आंसर है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं। ठीक है, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किसके? शीट के। अगर शीट ऐसे रखी है तो ऐसे शीट के क्या आता है? परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो अब इनफाइनाइट शीट की वजह से जो हमारा आंसर है वो कितना आया देखो। अब रिजल्ट लिख लेते हैं अपन, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो काम का है। तो देखो रिजल्ट क्या आया। अब शीट मैंने बस ऐसे दिखा दी है, क्या ये? इनफाइनाइट शीट। ऐसे दिखाएंगे वो, बस नाम बोल देंगे, बस नाम कह देंगे कि भाई ये जो है ये आपकी इनफाइनाइट शीट है। और नाम कहने का मतलब है कि भाई ठीक है, आप बोला तो इनफाइनाइट शीट है ये। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट शीट ऐसे दे रखी है, ऐसे यूं रखी हुई है, अब अगर आप इस तरफ ई निकालोगे किसी भी डिस्टेंस पे जाके, तो ई का आंसर इस तरफ आएगा, यानी पॉजिटिव है ना अवे, और ई की वैल्यू आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहां कहीं निकालोगे आंसर, देखो यहां कहीं इधर, अगर पॉजिटिव वाली शीट है और इसके इधर कहीं निकालोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन का ध्यान रखना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend depends on the distance from the infinite sheet। तो इनफाइनाइट शीट से कितनी दूर है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वेयर सिग्मा क्या होता है? सिग्मा अपन ने कल लिखा ही था, क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब आपको याद है जब अपन पहले बात करते थे यार कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम सोचते थे कि ये कहां से बनाया होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आप एक बड़ी शीट ले लो। अब मैं आपको एक और नई बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए। एक्चुअल में कोई भी चीज इनफाइनाइट होती नहीं, कोई भी चीज इनफाइनाइट होती नहीं। अब जैसा आपसे कोई कह रहा है इनफाइनाइट शीट, तो इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है? कैसे मान लो ये दीवार है, इसको चार्ज दे दें और इस दीवार के यहाँ पास में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, यानी ये जो वॉल है आपकी, इस वॉल को अगर अपन चार्ज दे दें और इस वॉल के बिल्कुल पास में कहीं आप ई लिखना चाहते हो, तो ये वॉल इनफाइनाइट की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी? इनफाइनाइट, क्योंकि जहां आप लिखना चाहते हो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो दिस बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट। बट अगर मान लो ये आपके पास शीट है और ये जो कमरे की वॉल है इसको आपने प्लस चार्ज दे दिया और कमरे की दूसरी वॉल पे जाके ई लिखना चाहते हो, तो दिस शीट, दिस वॉल does not behave like an infinite sheet। ठीक है, बिकॉज जहां पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो डिस्टेंस और इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कंपैरिजन में आ गई है, तो इसे इनफाइनाइट नहीं माना जा सकता। मतलब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर सच में क्या इनफाइनाइट शीट होती है क्या? क्या सच में कोई इनफाइनाइट वायर होता है क्या? नहीं नहीं,
इनफाइनाइट का कोई कंसेप्ट रियल में होता ही नहीं, इसलिए ना आप देखो अगर बुक सही है ना तो वो इनफाइनाइट की जगह लॉन्ग वायर लिखेगी, लॉन्ग शीट लिखेगी। ठीक है, लॉन्ग क्या का मतलब क्या होता है, जहां आप फील्ड निकालना चाहते हो उसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी डायमेंशन, जो आपका वायर है या शीट है उसकी डायमेंशन से बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, यानी प्रैक्टिकली दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो मेरे साथ साथ आपको समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है कि इनफाइनाइट कोई बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट शीट मतलब आप कोई पास में निकालना चाह रहे हो, तो अगर मान लो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये जो बहुत बड़ा शीट है, ये वॉल है, इसके पास में अगर आप ई देखोगे तो यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, पर अगर आप ज्यादा दूर जाके देखोगे तो नहीं आएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट बोर्ड में कभी पूछा तो नहीं गया। ठीक है, कि इनफाइनाइट से अगर मतलब इनफाइनाइट वो बोलते ही नहीं, लॉन्ग बोलते हैं। तो ये सब आपके कंपैरिजन पे है कि क्या चीज आपके लिए लॉन्ग है और क्या चीज आपके लिए लॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग शीट का मतलब होता है, इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है कि आप जहां लिखना चाहते हो वो जगह पास में है बहुत। ठीक है, ये मतलब होता है। तो ये तो हुआ प्लस, और ये हुआ आपका माइनस। अगर आपकी माइनस वाली शीट दे रखी है, ठीक है, यानी कि माइनस सिग्मा आपका चार्ज है, और यहां पे आप आंसर निकालो तो वह होगा कुछ नहीं, आंसर तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि ये माइनस प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी तरफ आएगा, और ई का जो आंसर होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स प्लेट, प्लेट की तरफ। और अगर इसके इधर जाओगे तो इसके इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस तरफ आएगा। ठीक है, और ई का वैल्यू वही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, जहां पे 2 शीट या 3 शीट वो लोग रख देते और आपसे पूछते कि बताओ ई कितना होगा। ठीक है, 2 या 3 शीट रख देंगे और पूछेंगे बताओ यहाँ ई कितना है, यहाँ पर ई कितना है, वहां पर ई कितना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये लिख लो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड में आया होगा, आप ट्राई करना उसको। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, प्लस वाले का अवे होता है और माइनस वाले का जो होता है वो टूवर्ड्स का प्लेट होता है। ठीक है, प्लस वाले का होता है अवे फ्रॉम प्लेट और माइनस वाले का होता है टूवर्ड्स द प्लेट। चलो, तो अब आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ, और ध्यान से करना, बल्कि एक क्या दो करने। ये these are two infinite sheets। ठीक है, हमारे पास दो इनफाइनाइट शीट है, ये प्लस सिग्मा 1, ये प्लस सिग्मा 2, एंड सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। सिग्मा आपका एज यूजुअल जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो वही आपको जो है वो यूज करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी या 1 2 3 कह लो, या ए बी सी कह लो। अब डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं भाई, डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा ना, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं कहाँ है पॉइंट इनके बीच में, एक बीच में, एक इधर एक इधर। तो आपसे पूछा कि डायरेक्शन या तो राइट आएगी या लेफ्ट आएगी, या तो आंसर आपका राइट में आएगा या जो आपका आंसर है वो लेफ्ट में आएगा।
तो आपको बताना है मुझे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और उसके साथ ये देखते हुए कि ये ज्यादा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी विद डायरेक्शन भी बतानी है, कहने का मतलब वो तो वैसे ही बतानी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पर, बी पर और सी पर। जल्दी से लिख दो फटाफट, जिसमें से इस वाले प्लेट का सिग्मा इस वाले प्लेट के सिग्मा से ज्यादा है। डायरेक्शन सही से बनाना, क्योंकि पहले भी हम सीख चुके हैं प्लस माइनस अवे टूवर्ड्स। बस यहाँ पे क्या फॉर्मूला बदल के आपका प्लेट आ गया और कुछ नहीं हुआ। तो फॉर्मूला बदला, प्लेट आ गया, तो प्लेट की वजह से लिखो भाई। ए पे ऐड हो गया, ठीक है, ए और बी पे कैंसिल हो गया, ठीक है, ए पे ऐड हो गया, ठीक बात है, अदम्य का भी सही है। चलो देखें, बहुत सिंपल है। देखो सब इधर, फिर अगले वाले का बताना। देखो यहाँ पर लिखना है, डायरेक्शन अगर सही से बना लोगे तो फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। अगर आपने डायरेक्शन सही से बना ली, फॉर्मूला तो बस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का है। देखो इधर, ये कैसी प्लेट है, बोले सर प्लस। यहां लिखेंगे तो कहाँ आएगा, बोले सर प्लस है तो आगे चलो इधर। बोले ये कैसी प्लेट है, बोले सर प्लस। प्लस है, यहां लिखेंगे तो क्या है, प्लस से आगे, लो दोनों जुड़ गए। इस वाली प्लेट का कितना आएगा, E1, वो आएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से। इस वाली प्लेट की वजह से E2 कितना आएगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से यूं आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी यूं ही आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस जगह पे। यानी कि ए पे जो आपका आंसर आएगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनके बीच में आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, फ्री के ही होते हैं। तो ये प्लस वाला इसकी वजह से यूं आएगा, यानी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आया प्लस है। ये जो प्लस है, अब प्लस है ना भाई, तो अपने से आगे फेंको। बोले सर लिखना तो लेकिन ये आया, तो यहीं पे तो लिख रहे हैं, इधर की तरफ लिखो। ये हो गया सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसमें से, अच्छा डायरेक्शन में तो लिखूं लेफ्ट। अब इसने क्या करा, इसने इधर बनाया, और इसने क्या करा, इसने इधर बनाया। अगर इधर देखें बी पर, तो
तो बी पर जो आपका आंसर आया ना वो आया सिग्मा 2/2 नहीं, इसमें 1 वाला ज्यादा हो गया क्योंकि ये अपोजिट है, तो ये वाला इस वाले से ज्यादा हुआ, यानी माइनस करना पड़ेगा सिग्मा 1/2 लेकिन क्योंकि सिग्मा 1 वाला ज्यादा है सर, सिग्मा 1 वाला सिग्मा 2 से ज्यादा है, इसलिए जो आपका आंसर है वो राइट की तरफ आएगा क्योंकि ये वाला इससे ज्यादा है। तो अगर ये इससे ज्यादा है तो आंसर हो जाएगा सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 2/2। अब आ जाओ तीसरे वाली प्लेट पे, बताओ इस वाले का किधर आया, बोले प्लस है तो इससे प्लस से दूर फेंक दो, ये वाला प्लस है इससे ज्वाइन करो फिर दूर फेंक दो भाई, अवे अवे। अब यहां पर भी दोनों जुड़ गए लेकिन डायरेक्शन इस तरफ आई है, सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 तो सी कितना आ गया सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 2/2 और डायरेक्शन किस तरफ आ गई, डायरेक्शन आ गई उस तरफ, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर आ गई, उस तरफ आ गई, और यहाँ जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आ गई, और बीच में जो है वो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन इसका आंसर किधर आया, उस तरफ, तो इसका मतलब इसका आंसर भी आ गया राइट। लेफ्ट राइट ना लिखो तो हाँ कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेफ्ट राइट की कोई जरूरत नहीं है, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो एक्स बना के और पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स लिख दूंगा तो भी मान लेंगे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये मुझे डायरेक्शन किधर बताना चाहता है, ठीक है। तो बस बड़ा सिंपल सा काम है ये प्लेट वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करो और देखोगे क्या हो रहा है उसके अंदर। अब इसका आंसर सबको सही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अगले चैप्टर का बेसिक है ये वाला क्वेश्चन, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये दो इनफाइनाइट शीट या पैरेलल प्लेन्स रखे हुए हैं, ए बी सी पे आपको ना क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब अपने आप करो और अपने पास ही लिख के रखना, क्योंकि अब 20 में मतलब आधे बच्चों का तो सही आ ही जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ऐसा कुछ अब है नहीं इसमें करने लायक। चलो देखें, चलो देखते हैं, अब लिख के रख लो अपने अपने पास, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। और मैं तो ये मानता हूँ जो डायरेक्शन नहीं बना पा रहा ना, मतलब उसको तो भाई फिजिक्स में बहुत ही बड़ी दिक्कत है फिर, कि अगर अपने से अवे और अपने पास, अपने से दूर और अपने पास नहीं समझ में आए, कि प्लस है तो अपने से अवे बनेगी जहां पे भी लिखनी है, माइनस है तो अपने पास बनेगी। अब ए पे देखते हैं, इस वाले प्लस का आंसर आएगा इधर और इस वाले माइनस का आएगा इधर, लेकिन भाई साहब दोनों बराबर है, ये और ये बराबर बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर बराबर है भैया तो ऐसा है कि अब इन्हें कैंसिल होना पड़ेगा। इधर देखो, ये प्लस वाला आंसर कहां देगा, बोले इधर, ये वाला माइनस कहां देगा, इधर, इसका मतलब यहां पर दोनों जुड़ने वाले हैं। यहां देखो, इस वाले प्लस का इधर, इस वाले माइनस का इधर, यानी कि यहां पर भी माइनस होने वाले हैं, तो यानी कि ए बराबर हमारे पास आ गया 0,
ई बी बराबर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई सी बराबर आ गया 0। लिख लिया था ना भाई। अब ये बता रहा किसने नहीं लिखा। बोले ऐसा सवाल मत पूछा करो किसने नहीं लिखा, क्योंकि नहीं भी लिखा होगा तो बताएंगे क्यों आपको, पागल है हम कोई जो आपको बताएंगे कि हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो अगर सबने लिख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिसने नहीं लिखा वो बता भी नहीं रहा, मतलब देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, इसके आगे रख के ना बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन, बोर्ड क्या कंपटीशन सब जगह ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि इसके आगे किसी चार्ज को रख के उस पर फोर्स निकलवा लें, उसको चला लें। बट अभी मैं बस खाली यूज सिखा रहा हूं, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है ना इसका यूज किया जाता है, मतलब आपको ई का वैल्यू पता होना चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि जो आपका शेल होता है ना, आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है कितना होगा। बोले सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, गाउस लॉ से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते। आप पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ से निकाल सकते हो। चलो, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, ये आएगा नहीं बोर्ड में, ये पॉइंट चार्ज का गाउस लॉ से निकालो। बट इससे आपको सीखने को मिलेगा कि गाउस लॉ आंसर दे रहा है क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गाउस लॉ। ठीक है, अगर गाउस लॉ से निकालें पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या सही में आता है? चलो देखते हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज है क्यू, रख दिया, और इसकी वजह से हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, कहां पर? आर डिस्टेंस, यानी ये अपना क्यू रखा हुआ है और यहां से आर डिस्टेंस पे जाके या यहां पे ई निकालना चाहते। अब एक गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। बोले हाँ, कल 2 बार बनाई थी, दोनों बार सिलेंडर बनाए थे। ठीक है, अब मान लो हमें यहां पर एक गाउसियन सरफेस बनानी है इस चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे जाके। तो बताओ कैसी गाउसियन सरफेस अच्छी रहेगी? मतलब मन क्या कहता है, सही कहता है गलत कहता है, इंट्यूशन क्या कहता है, कैसी गाउसियन सरफेस बननी चाहिए है? कोई बता रहा है कैसी गाउसियन सरफेस बनाओ? सिलेंडर? नहीं नहीं नहीं, सिलेंडर में तो बहुत धोखा है। बनाने में धोखा क्यों है? क्योंकि अगर ये पॉइंट चार्ज और आर डिस्टेंस पे सिलेंडर बना लिया तो ये वाला तो आर पे होगा, लेकिन वो वाला कहीं और होगा, वो वाला कहीं और होगा। तो मतलब यहाँ पे गाउसियन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल बनाने का फायदा नहीं है, हाँ स्फीयर बनाने का फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो गाउसियन सरफेस बना सकते हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए स्फीयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर डिस्टेंस पे जाके एक गाउसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, कंसीडर ए गाउसियन सरफेस। कल लिखा था मैंने जीएस, आज मैं जीएस ही लिख रहा हूं, आप समझ जाना। कंसीडर ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस at distance r. Consider a spherical Gaussian surface at distance r. ये बन गया चारों तरफ स्फीयर, ये बन। अब आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि क्यू के चारों तरफ अपन ने क्या बनाया है? एक स्फीयर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया? क्यू के चारों तरफ बना दिया एक स्फीयर। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है गाउस लॉ लगाने के लिए? बोले सर गाउस लॉ लगाने के लिए यहाँ पर हर जगह पे आपको ना वो ढूंढने पड़ेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? छोटे छोटे चार्ज, ठीक है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना पड़ेगा। बट आप खुद ही समझदार हो, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते टाइम कि अगर ये एरिया वेक्टर है, अगर ये छोटा सा एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर डी ए ऐसे होता है। देखो इसका एरिया वेक्टर डी ए कहां से जाता है?
सेंटर से जाता है। और अगर आपको पता हो तो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होता है। बोले अच्छा सर यहाँ बनाऊं तो कहीं बना लो आप, यहाँ पे यहाँ बना लो, एक और बना लो चलो। बोले सर यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे आया? बोले सेंटर से पास करता हुआ नॉर्मल। और बोले ई भी कैसे आया? बोले ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे ई और डीए में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर इज 0 एट all points on the surface। यानी जो भी आपने अपनी इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बनाई है, उस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पे ई और डीए में जो एंगल है, वो ई और डीए का जो एंगल है वो 0 डिग्री। कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं? गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई गाउस लॉ, ठीक है, अप्लाई गाउस लॉ। क्या होता है? बोले सर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब एक बात बताओ, ये भी आपको पता है, बोले सर सिमेट्री है, तो यहाँ जो ई की वैल्यू आएगी वही ई की वैल्यू यहाँ आएगी, वही ई की वैल्यू यहाँ आएगी, वही ई की वैल्यू इधर आएगी, वही ई की वैल्यू इधर आएगी, वही ई की वैल्यू इधर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ई तो सेम ही है सब जगह, तो यहाँ पे एंगल हो गया cos 0 डिग्री, है ना। और अब क्या करना है आपको? अब आपको निकालना है कि जो भी गाउसियन सरफेस आपने बनाई है उसके अंदर कितना चार्ज है। तो ये रही आपकी गाउसियन सरफेस। इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? बोले सर क्यू। इस गाउसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज अंदर फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ? तो अगर इसके अंदर क्यू चार्ज फंसा हुआ है तो यहां पर क्यू इंक्लोज्ड हमारे पास क्यू हो गया। इसके अंदर जो क्यू इंक्लोज्ड है उसकी वैल्यू हो गई क्यू, अपॉन ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? बोले हाँ ठीक है। ये गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर अगर देखें कि कितना चार्ज इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्यू चार्ज जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ई हो गया, चार्ज इंक्लोज हो गया, वो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई तो सेम ही है सब जगह, cos 0 1 होता है, यानी ये बच गया। बोले सर डीए बच गया। अब डीए क्या होगा? डीए होगा डीए, यानी इस स्फीयर के ऊपर डीए की वैल्यू लिखते जाओ, सारा एरिया जोड़ते जाओ, तो सारी सरफेस का एरिया आ जाएगा। यानी यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज इंटीग्रल डी ए, दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो भी आपकी स्फेरिकल सरफेस है उसका सरफेस एरिया हो गया। कितना होता है वो? बोले सर आर रेडियस है, क्योंकि आर पे जाके आप लिखना चाह रहे थे, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ई कितना आया? बोले सर ई आया, ई जो है ये ई है और ये है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई आर स्क्वायर को आप नीचे भेज दो, तो यहां से आपके पास ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा क्यू अपॉन, देखो इधर से यहां लिख रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और आपको पता होगा सबको कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है आपका के। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है आपका के। तो यहां जो आपका ई आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे लोग पता ही था? हाँ पता था। किससे निकाला? गाउस लॉ से। ठीक है, तो हमने कैसी गाउसियन सरफेस बनाई? स्फेरिकल। देखो जब भी गाउसियन सरफेस बनती है ना, तो ऐसी बनाओ जहां पे ई और डीए के बीच में एंगल लिखना आसान हो जाए। अब जैसे मान लो आप खुद सोचो, जैसे अभी कोई बच्चा कह भी रहा था कि बोले सर सिलेंडर बना है, तो आप खुद सोचो ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ सिलेंडर है, तो
तो अब डीए तो सिलेंडर के यूं आएंगे सारे डीए, और इसका ई यूं जाएगा, तो एंगल कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। यानी आपको ऐसी गाउसियन सरफेस सोचनी चाहिए जो आसान हो और जिसपे ई डॉट डीएस हम इजीली लिख पाए। तो अगर इजीली लिख पाएंगे तो ही हम ई डॉट डीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेटवर्क इशू हो रहा है भाई, नेटवर्क बादल हो गए ना, इसलिए तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है अभी स्टार्टिंग से ही। आज ही अपलोड कर दूंगा ये वाली, और 2 और पड़ी है, 2 दिन की छूट गई मेरे से लास्ट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर भी था, ये हमने प्रूव भी कर दिया गाउस लॉ से। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अगला डेरिवेशन तो आपको वैसे ही समझ में आने वाला है। लिखो बताओ। अब ये पागल हो गए ना, नेटवर्क नहीं आएगा नहीं। ठीक है, मिटा दो भाई। सर 1 मिनट। ठीक है। यस। चलो अब बिल्कुल सेम डेरिवेशन, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, बस टॉपिक चेंज है, मोस्ट ऑफ द कहानी ऐसी है। अब अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं गाउस लॉ की हेल्प से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर एक थिन स्फेरिकल शेल हमको दिया हुआ है, क्या होता है थिन स्फेरिकल शेल? थिन स्फेरिकल शेल होगा आपका भाई, कोई स्फीयर ले लो पतला सा, ये आपका पतला सा स्फीयर है, थिन, बहुत ही पतला, थिन स्फेरिकल शेल, और इसको दे दो चार्ज, चार्ज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। शेल मतलब अंदर से हॉलो, शेल मतलब क्या होता है? हॉलो इनसाइड। नहीं पता हो तो बोले पता है, ठीक है, तो है ना, अंदर से कैसा? हॉलो है। तो अगर ये अंदर से हॉलो है और इसकी जो रेडियस है वो हमें पता है कि इसकी रेडियस जो है वो आर है, तो हमें क्या क्या पता है? इसका चार्ज पता है, क्यू, कैपिटल क्यू ले लेते हैं चलो, और इसकी रेडियस पता है आर। अब इसकी वजह से हम क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? डिस्टेंस आर पर, लेकिन वो डिस्टेंस आर सेंटर से नापनी है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले बाहर और फिर कैलकुलेट करेंगे अंदर। तो पहले हम बाहर कैलकुलेट करते हैं, तो हम पहला केस लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर या एट पॉइंट पी। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, आर फ्रॉम सेंटर।
यानी सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r एट पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। तो कोई पॉइंट p है जो कि यहाँ पे कहीं हो सकता है, और उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमको पता है कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास r है। ठीक है, तो सेंटर से हमारी डिस्टेंस हो गई r। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि पहला केस, पॉइंट P जिस पे आप निकाल रहे हो लाई आउटसाइड, या पॉइंट P जो है वो कहां पर है? आउटसाइड द स्फीयर। जो आपका पॉइंट P है वो कहां पर लाई करता है? वो पॉइंट P आपका लाई करता है आउटसाइड। ठीक है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, बाहर की तरफ है वो पॉइंट। तो बाहर की तरफ क्या होगा? देखो, ये रहा आपका स्फीयर, इसकी वजह से आपको निकालना है यहां बाहर। बना दी क्या? ये क्या बना दिए? गाउसियन सरफेस। कहां पे? सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे। ये कितनी डिस्टेंस है सेंटर से? स्मॉल r। ये रहा पॉइंट P। तो हमने क्या बना दी? ये क्या हमारी गाउसियन सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल गाउसियन। अब बार बार क्या लिखूं, आप समझ गए ना कि गाउसियन सरफेस बना रहा हूं। और गाउसियन सरफेस जब आपने बना दी तो यहां पर फिर वही कहानी होगी कि अगर आपने कोई भी डीए लिया, ये आपका डीए है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो इसकी वजह से आपका डीए वेक्टर जो आएगा वो इस तरफ आएगा, और आपका ई वेक्टर भी इसी तरफ आएगा, और डी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल जो है वो 0। यानी यहां पर भी कहानी सेम कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर इज 0। समझ रहे हो? इज 0। और दूसरी बात हम क्या नोट कर सकते हैं? ई सेम एट ऑल पॉइंट। ई इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो अब यहां से आपका क्या होगा? गाउस लॉ लगाओ, अप्लाई गाउस लॉ। बोले तो वही कहानी होगी, अप्लाई गाउस लॉ। तो क्या होगा? बोले सर ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज। बस सारी कहानी क्यू इंक्लोज की है। बोले इसमें क्या है? इस स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है? बोले क्यू। तो आपके गाउसियन सरफेस कहां है? ये बाहर। गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्यू। इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्यू। तो क्यू में एप्सिलॉन नॉट का कर दिया डिवाइड। ठीक है ना? और ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। बोले तो वही हो गया, ई बाहर आ गया, डीए का इंटीग्रेशन बच गया, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और डीए जो है वो इसके ऊपर डीए अगर आप लेओगे तो सेंटर से इसकी जो रेडियस डिस्टेंस है वो आर है। तो ये जो आपने स्फीयर बनाया है इसकी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी। यानी डीए आपका क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहां लिख रहा हूं, देखो इसके आगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो सेम ही कहानी हो गई। पॉइंट चार्ज में और इसमें क्या फर्क आया? कुछ फर्क नहीं आया। पॉइंट चार्ज में उतना ही फील्ड बाहर बनाता है जितना ये स्फीयर बनाता है। तो बताओ पहले क्वेश्चन का ई का आंसर क्या आया? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर स्फीयर का चार्ज क्यू है। रिजल्ट क्या बना? स्फीयर का चार्ज क्यू है, ये रहा। यहां से आर डिस्टेंस पे आपको ई निकालना है, तो आपका जो ई होता है वो क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के इसका चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये कैसे बिहेव कर रहा है कि ये कोई पॉइंट चार्ज हो। कहां के लिए? बाहर के लिए। यानी बाहर के लिए स्फीयर का आंसर कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे अभी पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन हुआ था ना, सेम एग्जैक्ट डेरिवेशन कर दिया, गाउसियन सरफेस बना। ठीक है, अब अगर इस गाउसियन सरफेस को पास लाते जाए और स्फीयर के जस्ट बाहर बना दे, जस्ट बाहर। अब जस्ट बाहर वाली जो होती है ना, तो किताब वाले उसको स्फीयर की सरफेस पे ही मानते हैं। क्या मानते हैं? स्फीयर की सरफेस पे। लेकिन वैसे थोड़ा सा बाहर लेना पड़ता है उसको, जस्ट बाहर, क्योंकि सरफेस पे लोगे तो चार्ज इंक्लोज कैसे निकले। तो जस्ट बाहर होनी चाहिए, बट किताब वाले कहते हैं कि नहीं सरफेस पे ही है। तो
तो आप सरफेस को ऐसे ही मान के करना कि वो जो आपका गाउसियन सरफेस है, ये वाली गाउसियन सरफेस, ये स्फीयर के जस्ट बाहर होनी चाहिए। सरफेस बोले मतलब सरफेस के जस्ट बाहर। तो ये तो हो गया अपना पहला केस। दूसरा अपना पॉइंट पी कहाँ आएगा, सरफेस पे, तो अपना गाउसियन सरफेस भी कहाँ बन जाएगी, सरफेस के जस्ट पास, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा बाहर, ठीक है ना। बस अब लिख लो पहले आप, फिर बनाते हैं, लिखो फटाफट। मिटा दूं? यस सर। सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट पी लाई, ठीक है, ऑन द स्फीयर ही बोलते हैं अपन उसको, है ना, बट लेकिन ऐसा होता नहीं है ऑन द स्फेरिकल शेल, तो थोड़ा सा बाहर लेना पड़ेगा, मैंने आपको समझा दिया। तो अब बताओ इस डेरिवेशन में क्या फर्क आने वाला है, आप खुद ही बताओ, फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस गाउसियन सरफेस को इसके पास लेके आना है, ठीक है। तो आप बताओ कि इस डेरिवेशन में ये सब भी बार बार नहीं लिखना, अपन ने पहला लिख दिया ना, उसके अंदर अपन ने सब एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ई में एंगल 0 होता है, फलाना होता है, ये सब होता है, वो सब होता है। बस अब आप सीधा ये सोचोगे आंसर कैसे लिखेंगे। तो अब ये सरफेस अगर खिसकती खिसकती बिल्कुल इसके पास आ जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, सरफेस को जस्ट बाहर अगर आप ले आए तो इस वाले सेकंड वाले केस में आप खुद बताओ कि जो आप गाउस लॉ क्या कहता है, ई डी ए कॉस 0, बोले यहां तक तो सब कुछ ठीक है, क्यू इंक्लोज क्यू होगा, ये भी सब ठीक है ना। अच्छा ई जो है वो बाहर आ जाएगा, ये भी सब ठीक है, और जस्ट बाहर है ना, तो बस ये डी ए जो है ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट स्फीयर के बाहर ले आया आप, है ना। जस्ट कहां पे ले आया, स्फीयर के जस्ट बाहर, जस्ट बाहर मतलब ये जो आपका आर है ये कैपिटल आर के बराबर हो गया, जो आपका ये कैपिटल आर है ये इधर आ गया बिल्कुल, यानी कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर फिगर बनाना चाहते हो तो आपकी गाउसियन सरफेस बिल्कुल उसके जस्ट पास में आपको बनानी है, ठीक है। जो आपकी गाउसियन सरफेस है ये आपका प्लस प्लस चार्ज है गाउसियन सरफेस, लेकिन बनेगी नहीं ना, इसलिए किताब वाले भी बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जस्ट इसके पास बनेगी कैसे, है ना। तो जस्ट बाहर है, तो आपका जो आर है स्मॉल आर, वो आप सीधे भी लिख सकते थे कि स्मॉल आर जो है वो यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बाहर के सरफेस पे कितना आ गया, ऑन द स्फेरिकल शेल, और आप ये ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर बराबर आर करो, बोले सर गाउसियन सरफेस जो सरफेस के पास पहुंच गई है तो आर बराबर आर हो गया, ठीक है।
आर इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल आर, और अपना आंसर आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी लिख लो। और थर्ड वाला आपको सोचना है, मैंने तो सबको एंटर कर दिया यार, आ गया होगा अब तो। आज तो बहुत दिक्कत हो रही है यार, कईयों का तो जुड़ ही नहीं रहा है, जुड़ रहा है, कट रहा है, जुड़ रहा है। सर एक बार रिपीट करना। पहले वाला समझ में आ गया था क्या, बाहर वाला हाँ सर वो आ गया था। आ गया ना, तो बस कुछ नहीं। फिर अब अपन कहाँ लिख रहे हैं, इसकी सरफेस पे लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं, सरफेस पे। तो अब सरफेस पे अगर अपन लिखना चाहते हैं तो देखो सरफेस पे तो कोई लिख नहीं पाएगा, सरफेस के जस्ट बाहर लिखना पड़ेगा। बट किताब वाले ऐसे ही कहते हैं कि सरफेस पे निकाल दो। तो सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस के जस्ट बाहर। तो अपनी गाउसियन सरफेस जो है सरफेस के जस्ट बाहर आ गई। तो अब चार्ज इंक्लोज अभी भी कितना है, क्यू है ना। और ये जो लेकिन अब ये जो आपका गाउसियन सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जस्ट इसके बाहर आ गई, यानी स्मॉल आर जो है वो आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर सरफेस के ऊपर आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वहीं से ही डेरिवेशन ना भी करो, आता भी नहीं है सरफेस का, वो पूछेगा ही। उसे पता है जब बाहर का भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर रख रहा है तो सरफेस पे आते आते आर बराबर सीधा आर रख के क्यों ना लिख देगा वो आंसर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल शेल के ऊपर। तीसरे का फिगर बनाना है, लेकिन क्योंकि तीसरे में पॉइंट पी अंदर चला गया है और आप बताओगे मुझे आंसर। पॉइंट पी लाई इनसाइड द शेल, स्फेरिकल शेल, जो भी अपन लिख रहे थे शेल ही लिख दूं। अब आपका तीसरा केस है कि पॉइंट पी जो है वो अंदर चला गया है, यानी गाउसियन सरफेस, यानी जो आपका पी जो आप बनाने वाले हो ये तो है आपका स्फीयर, और अब यहां पर निकालना है अंदर की तरफ, यानी आपका जो पॉइंट पी है वो चला गया है इनसाइड, यानी ये रहा आपका पॉइंट पी इनसाइड आ गया है। तो आपकी जो गाउसियन सरफेस है वो ऐसी बनेगी। दिस इज योर गाउसियन सरफेस। अब आप मुझे बताओगे कि क्या आंसर आना चाहिए, सोच समझ के। सर आर छोटा आर बड़े आर से बड़ा होगा, मतलब स्मॉल आर इज। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, दिमाग लगाना। देखो दिमाग, अगर आप में दिमाग है ना तो यहां से आना, यहां से, ये सब चीजें सोचते हुए आना, तो आपको 1 सेकंड में आंसर मिलेगा। सर 0। अक्षिता ने बताया। यस सर। और कोई? यस, करेक्ट आंसर इज 0। क्यों, बताओ बताओ अक्षिता। सर मतलब कि जो एक तो सबसे पहले ई को मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मतलब इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ। उसके बाद जो मतलब छोटा वाला आर जब बड़े वाले आर से बड़ा आ रहा है तो सर इसको ई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो फॉर्मूला होता है उसमें क्यू की जगह अपन 0 को रख देंगे। तो बिल्कुल सर सही बात है। अरे इतनी सिंपल सी बात है यार, दिमाग लगाओ कि यहाँ पर जो इंक्लोज चार्ज है, ठीक है, इस है गाउसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज। बताओ भाई, बोले सर गाउसियन सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, देखता हूं। हाँ देखो देखो, इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है तुमको? बोले सारा तो बाहर पड़ा हुआ है, तो अंदर क्या दिख रहा है? यानी कोई चार्ज इंक्लोज हुआ ही नहीं। तो जब कोई चार्ज इंक्लोज हुआ ही नहीं तो यहाँ पे जो क्यू इंक्लोज्ड है वो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी इधर जो हो रहा है वो तो होता रहे, यानी इधर क्या हो रहा है, ये देखो मैं लिख रहा हूं क्यू इंक्लोज, मुझे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, बट क्यू इंक्लोज इज 0, दैट्स इट। क्या सॉल्व करेंगे, ना डीए लिखना ना कुछ लिखना, ऐसे डीए तो लिख लेना चाहिए क्योंकि हमने बनाया तो आर पे ही है।
तो हमने लिख दिया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बट क्यू इंक्लोज हो गया 0, तो E बराबर कितना आ गया 0। तो भाई अपना ये भी तो देखो, राइट हैंड साइड कहती है कि जो भी गाउसियन सरफेस बनाई जाती है उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है ये तो पता लगाओ। तो अपन ने जब बाहर बनाई थी, बाहर कहीं पे भी बना लो, ये पूरा का पूरा स्फीयर जो है ना उसके अंदर ही आएगा, यानी कि जो इंक्लोज चार्ज है ना वो आपका क्यू ही बनेगा, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब तक गाउसियन सरफेस बाहर रहेगी। लेकिन जैसे ही गाउसियन सरफेस अंदर आएगी ना, तो अंदर वाला जो चार्ज है ना वो क्या हो जाएगा, जीरो इंक्लोज्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब नहीं होगा जब आंसर 0 ना है, जब ये स्फीयर है ना शेल ना हो, कोई ऐसा स्फीयर हो जिसके अंदर चार्ज होता हो, तब तो बात बन जाए। कोई ऐसा स्फीयर जिसके अंदर चार्ज होता हो ना, तब तो बात बन जाएगी, तब तो अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात अभी समझाऊंगा, है ना, वो आपको याद भी रखनी है, बोर्ड में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि ऐसा होता है, 1-2 लाइन लिख के बोला है, बट लेकिन आपको ना वो याद भी रखनी है, बात काम की बात है। खैर ये लिख लो, और अब आपके पास इसका रिजल्ट क्या बना, जरा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखो मतलब इन नटशेल आपका आंसर क्या आया, कि आपने क्या सीखा कि भाई आपका आंसर जो है फाइनली क्या आया। ये तो चलो डेरिवेशन है कि आपको गाउस लॉ बनाना पड़ेगा, तो आपका आंसर ये आया। हमारा रिजल्ट कहता है कि यहाँ पे अगर बस एक ही लाइन में आपका डेरिवेशन कर दे, मतलब रिजल्ट लिख लेते हैं, 2 लाइन सॉरी। ये हो गया आपका आर, चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, इस पॉइंट पे ई लिखना है, ई इज इक्वल टू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर आपका आर आपकी रेडियस से ज्यादा है, यानी अगर आपका पॉइंट बाहर लाया करता है तो चाहे वो बराबर आ जाए, इक्वल टू भी कर सकते हो आप, एक ही फॉर्मूला बहुत है सर, अगर सरफेस पे लिखना हो तो आर रख देना, यानी आर के बराबर या आर से बड़ा, समझ रहे हो बात, कि स्मॉल आर या तो आर के बराबर आ जाए या आर से बड़ा आ जाए, तो आंसर आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आएगा आंसर 0 अगर आपका आर जो है वो आर से छोटा हो जाता है, यानी अगर आपका पॉइंट जो है वो अंदर आ जाता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0, और अगर पॉइंट आपका बाहर रहता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जितना जितना आर है उतना उतना रखते जाओ, आपको ई मिलता जाएगा। सरफेस पे निकालना है तो आर के बराबर कर देना, अंदर चार्ज इंक्लोज ही नहीं है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अरे नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी भाई, तो नेटवर्क आ ही कहाँ रहा है, ना इसमें आ रहा ना उसमें आ रहा, किसी में है नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ आज नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, कोई नहीं मैं इसको अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल के में दिक्कत आएगी क्लास में, आज ही कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो अंदर वाला ई कितना आ गया, 0 आ गया, समझ में आ गया होगा सबको, लिख लिया तो मिटा दूं भाई। अब आप इसका वेरिएशन बहुत बार आया है, मतलब ये ना जेई मेन और नीट वालों को बहुत प्यारा लगता है, मतलब इसका वेरिएशन देते ही रहते हैं स्फीयर का, आईआईटी एडवांस ने भी दे रखा है, ई वी वेरिएशन बताता रहता, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेरिएशन खींच लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखना सब, ये ई है ये आर है, आर बराबर 0 से शुरू करते हैं, तो बोले सर 0 से शुरू करोगे मतलब सेंटर से, हाँ अब सेंटर से आगे जाओ, बोले ई आ रहा है, नहीं आ रहा, ई है बोले नहीं, ई है बोले नहीं, नहीं 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 नहीं, कहां तक नहीं है, बोले सर जब तक आर बराबर आर नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपका आर बराबर आर नहीं हो जाएगा, जब तक आपका आंसर ई का नहीं आएगा, और जैसे
इसके बाहर निकलोगे तो तुरंत ही आर स्क्वायर आ जाएगा एकदम से। यहां पर इसको डॉटेड करना है। सरफेस के बाहर निकलते ही ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, जस्ट बाहर निकलते ही। लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, बोले सर ये तो वैसा ही है कल जो बता रहे थे कि नीचे आ गया आर, तो आर बढ़ाते जाओ ई कम होता जाएगा, आर बढ़ाते जाओ ई कम होता जाएगा, आर बढ़ाते जाओ ई कम होता जाएगा। तो आर को बढ़ाते 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 इनफाइनाइट पे पहुंचा दो। कहां पे पहुंचा दो? इनफाइनाइट पे। तो जब आप इनफाइनाइट पे पहुंचाओगे तो डिक्रीज 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 डिक्रीज, और ये 5 तक कहां पे जाने लगेगा? 0 पे। यानी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यहाँ पे। ये भी डॉटेड बनाना, ये बस वैल्यू दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा होता है सरफेस पे। कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अब मैं तो भाई एक्चुअल लिखूं ना, किताबें गलत लिख रही है तो क्या, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के जस्ट बाहर जो ई होता है वो आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है और बाहर पे घटना शुरू हो जाता है, अंदर होता ही नहीं है, अंदर होता ही नहीं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अंदर 0, बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर, खत्म बात। अरे किसको बुला रहा है शॉपिंग सेंटर के पास? है वही कोविड? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, गलती से टाइप हो गया। मैंने भाई देख 6 से 11 ही जाइयो, जाना हो तो। नहीं तो आजकल भरोसा नहीं है, कभी भी पकड़ लेता हाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, कभी भी सोते से जाने जाते हैं आजकल पुलिस वाले। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा छोटा सा है, आपको उसे याद रखना अभी के लिए। ठीक है, क्या लॉजिक है? एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, कोई कंडक्टर है आपके पास और उसको आपने चार्ज दिया। एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सॉलिड बॉल है और उस सॉलिड बॉल को, मतलब स्फीयर है सॉलिड भरा हुआ, कंडक्टर का बना हुआ है, लेकिन ठीक है कॉपर का बना है सपोज तो, और आपने उसको 10 कूलाम चार्ज दिया, तो उस पे जो भी चार्ज, मैं अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा इसे, उसे हम जो भी चार्ज हम देते हैं ना, वो चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाता है, अंदर रहता ही नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी समझाता हूं, क्योंकि जब चार्ज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लिया दिया जाता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो होती है ना, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो होती है ना, नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक
यानी चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो अगर आपका चार्ज रेस्ट में है ना तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मान लो कोई कंडक्टर है, उसको कोई चार्ज दे रहा है तो उसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब उसको कोई चार्ज दे रहा है तो बाहर से कुछ फोर्स लग रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब तक कि वो चार्ज देने वाला चला नहीं जाएगा ना, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर रुक नहीं सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, यानी उसको बाहर आना ही पड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ब्लॉक है हमारे पास कंडक्टर का, और कोई कहे कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं भाई, चलो लगा दो। तो बोले इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का होगा क्या? भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वाले वो कहाँ भागने लगेंगे? वो तो सारे फ्री हैं, तो वो कहाँ भागने लगते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागने लगते हैं। कब तक भागते रहते हैं? जब तक के या तो आप अपने ई को ना हटा लो या भागते भागते सरफेस ना आ जाए। तो मान लो थोड़ी देर के लिए आपने चार्ज देने की कोशिश की होगी, तो उतनी देर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आया होगा, थोड़ी देर तक इलेक्ट्रॉन भागे होंगे तो वो सारे सरफेस पे पहुंच गए होंगे जो भी आपने चार्ज दिया होगा, और उसके बाद क्या हुआ होगा? कहानी खत्म, आपने अपना ई हटा लिया। तो कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाता है वो हमेशा कहाँ जाके रहता है? उसकी सरफेस पे जाके रहता है, उसके अंदर कभी भी नहीं रहता। चाहे वो सॉलिड हो, और हॉलो की तो बात ही मत करो, हॉलो तो खाली होता ही है, उसमें तो होती सरफेस ऊपर ऊपर है। तो अब ये एक्सप्लेनेशन भी खैर हमें ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बट ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्या? वो बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा अगले चैप्टर में, जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे ना हम, तब डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा कि आप क्या बता रहे थे उस दिन। बट अभी के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, आप इसको नोट बना के याद रखो। एनी चार्ज given to a conductor, any charge given to a conductor always reside on its surface। यानी अगर मेरे पास दो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर और वो भी कंडक्टिंग, ध्यान से सुनना, हॉलो स्फीयर वो भी कंडक्टिंग, एक सॉलिड स्फीयर। भाई हॉलो की तो खैर कोई बात ही नहीं, हॉलो में तो अंदर जा ही नहीं सकता, अंदर खाली पड़ा है, तो खाली जगह में तो कोई चार्ज वैसे भी नहीं जाना, तो हॉलो पे तो सरफेस पे रहना ही है। सॉलिड कंडक्टिंग अगर आपके पास स्फीयर है, और अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है लेकिन इंसुलेटिंग है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग, तीनों ही केस में आपका जो चार्ज है वो सरफेस पे ही रहने वाला है। तीनों ही केस में आपका जो चार्ज है वो सरफेस पे रहने वाला है। भाई हॉलो है ना, तो हॉलो तो चाहे कैसा भी हो, चार्ज को कहां रहना पड़ेगा? बोले सर सरफेस पे। तो हॉलो की तो कोई दिक्कत नहीं, यानी हॉलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो चाहे हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में आपका चार्ज जो है वो सरफेस पे रहेगा, अंदर खाली पड़ा होगा सब कुछ। लेकिन सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टिंग, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उस पर जो भी चार्ज दोगे ना वो अंदर रहता ही नहीं, सारा चार्ज कहां जाता है? उसकी सरफेस पे। यानी यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो सरफेस पे ही रहेगा, अंदर बचता ही नहीं है, चाहे कंडक्टर कैसा भी हो, उसके अंदर चार्ज बचता ही नहीं है, सारा का सारा चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर ही आ जाता है। तो अगर ये वाला केस है तो अब आप खुद सोच के बताओ, इसके लिए जो ई का आंसर आएगा, जो तो आपने निकाला है ये, और इसके लिए जो ई का आंसर आएगा, ये हॉलो है, हॉलो, ये वाला अभी कैसा लिया अपन ने? हॉलो लिया। अब हॉलो के तो अंदर कुछ है नहीं ना, ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा अगर मान लो सॉलिड होता तो वो अपना अगला टॉपिक है अपना, ठीक है। तो अगर मान लो सॉलिड होता ना और इंसुलेटिंग होता तो नहीं आता ऊपर, फिर तो सब जगह चला जाता चार्ज।
तो इंसुलेटिंग में अंदर अगर जगह है तो अंदर तो जाएगा, लेकिन ये तो हॉलो है ना, तो ऊपर ऊपर जगह है बस, अंदर तो हवा है, खाली है वो, तो अंदर तो कहीं रह नहीं सकता चार्ज हवा में। तो इसमें और इसमें, इन तीनों केस में ये किसका आंसर निकाला था? बोले सर इसका। बोले सर लेकिन आपने बोला ही नहीं था कंडक्टिंग, आपकी किताबें भी नहीं बोल रही कंडक्टिंग, लेकिन मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे वो हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, इन ऑल थ्री केसेस आपका जो आंसर है वो इतना ही आएगा, KQ/R² और 0, यानी 3 अलग अलग डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, तीनों का एक ही डेरिवेशन है। और इसका एक्सप्लेनेशन हमें बोर्ड में देना नहीं होता है, हमें सीधा लिखना होता है कि सॉलिड के अंदर चार्ज जो है वो सरफेस पे रहता है, इसलिए इसका आंसर उतना ही आएगा जितना थिन स्फेरिकल शेल का आता है। और ये तो हॉलो है ही, तो हॉलो के अंदर जा नहीं सकता, तो इन तीनों का आंसर यही हो गया। तो आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स आर सेम, कितना? ऊपर जो निकालो। तो यानी अब अपने पास चौथा केस कौन सा रह गया बताओ? बोले सर इसको सॉलिड कर दो, और इसको सॉलिड करोगे ना तो सर अंदर भी फिर चार्ज आएगा। आपने कहा कंडक्टर पे ऊपर रहेगा, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर ये सॉलिड हुआ और इंसुलेट हुआ तब तो नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। तब कहाँ आएगा? तब अंदर भी आएगा, और अगर अंदर भी आया तो फिर अपना डेरिवेशन थोड़ा सा बदलेगा अंदर के लिए, वो अपन करेंगे कल। तो ये नोट फटाफट से लिख लो आप। और ये पता है जैसे ग्रेविटेशन है ना, वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो भगवान को, मतलब है ना, भगवान को साक्षी मानते हुए सरफेस पे आ जाएगा, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कहने का मतलब, इसका कोई वायलेशन कभी नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा एक दो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, तो आ भी चुके हैं क्वेश्चन उस टाइप के, बट ये आपका लॉजिक हो गया, ये कंडक्टर के ऊपर ही रहता है सारा का सारा चार्ज। क्या कर रहा है? ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो, क्लास का टाइम हो गया है, आज तो नेटवर्क ने बहुत परेशान किया है। ठीक है, जल्दी से फटाफट लिख लो, मीटिंग ये बंद होने वाली है, बंद।